देखिए, जैसे कि जब भी हम लोग किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटता है। कहने का मतलब कि कुंडली जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लाता है, तो उसके कारण उसमें विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कुंडली है, इस तरह से तो ये ऐसे घूमेगा, इसका हो गया ये जैसे 4 राउंड पूरा करता है तो चक्कर जैसे ऐसे है ना, तो एक ऐसे घुमाते ही 1/4 हुआ, ऐसे घूम गया था आधा, ठीक ना। अब फिर ऐसे आएगा था 3/4, अब फिर ऐसे घूम गया, फिर आ गया था, तो 4 भाग में अपना पूरा समय पूरा करता है। तो जितना समय है ना, तो देखिए इसको ऐसे घूमता है ना, तो उसको मान लेते हैं T/4। ऐसे घूमा तो इस समय को मान लेंगे T/2, और यहाँ से ऐसे आएगा तो 3T/2, 3T/4, और इतना घूमने में पूरा T, यानी कि एक चक्कर में पूरा लगाने में जितना समय लगता है उसको T मानते हैं, बड़का T। तो जब कुंडली घूमता है इस तरह से, तो जैसे मान लीजिए किस तरह से फ्लक्स आ रहा है, तो घूमेगा तो काटेगा फ्लक्स को ना, इस तरह से। तो हर एक देखिए फ्लक्स में ये फ्लक्स को दर्शा दिए y एक्सिस पर और टाइम को दर्शा दिए, तो y एक्सिस पर t का मान 0 न होगा एक पर, तो यहीं शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से घूमा ना, तो समझिए कि घूम के ऐसे आया है एकदम कुंडली से ना, तो घूम किस तरह से आ गया है, फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक। T/4 सब कुंडली के घूर्णन का समय दर्शा रहे हैं इस पर। जैसे इस तरह से कुंडली है तो घूम के ऐसे आया, यानी कि इस तरह से फ्लक्स जा रहा है, तो उसका समय T/4, फिर घूम के जब ऐसे आ जाएगा तो हो जाएगा T/2, फिर इस तरह से होगा, अब फिर पूरा एक चक्कर हो जाएगा, फिर अगला बार घूमेगा तो फिर T/4, तो T में T/4 जुटेगा तो कितना हो जाएगा T अब प्लस T/4, तो समय हो जाएगा आपका 5T, समझे। इसी तरह से फिर घूमेगा तो फिर आधा घूमेगा ना, तो T में कितना जोड़ना पड़ेगा T/2, तो हो जाएगा 3T, समझ रहे कि नहीं। तो उसी तरह से फिर जोड़ेंगे, तो पूरा देखिए एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो T लगता है, और 2 चक्कर लगाने में समय 2T। तो ये हर एक चक्कर में उसे फ्लक्स यानी कि विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है, ठीक ना। तो सब कोई टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक रुक जाइए, टॉपिक आपका है तो देख लेते हैं कहाँ तक लिखा है इसमें। इसमें है, हाँ देखिए टॉपिक लिखा है, देखिए फ्लक्स में परिवर्तन के साथ उत्पन्न विद्युतवाहक बल का ग्राफ है। तो फ्लक्स में परिवर्तन के साथ उत्पन्न विद्युतवाहक बल का ग्राफ है। ये पहले कुंडली के घूर्णन का समय दर्शा दिए हैं, ठीक। अब जब कुंडली घूर्णन करता है तो उसमें विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है, ठीक ना। तो देखिए विद्युतवाहक बल के इक्वेशन हम आपको बताए थे कि फार्मूला उसका होता है E=E0 sin ओमेगा T। तो T में समय ले लिए एकदम शुरू से 0 से लेकर T/4, T/2, 3T/4। तो कोण का मान हम लोग लिखते हैं ओमेगा टी ना, तो ओमेगा टी का मान होता है 2π/T into T। ओमेगा का देखिए मान होता है आपका 2π/T इंटू, सॉरी बड़का टी होता है इंटू T। तो देखिए तो यहाँ पर T के मान एक में रखिएगा आप, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना आएगा 0। तो देखिए E=E0 sin ओमेगा 0, तो sin ओमेगा का वैल्यू 0, विद्युतवाहक बल का मान, यानी कि फ्लक्स को नहीं काटा है, कुंडली अभी इस अवस्था में भी है, ठीक। जब कुंडली घूम के ऐसे हो जाता है तो समय 1/4 घुमाए तो T/4, तो हम लोग ओमेगा टी का मान निकालते हैं, रख के टी के जगह पर हम लोग रख देते हैं कितना T/4। ये आपका T की जगह रखिएगा T/4, तो कट के आएगा, T से T कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा,
तो पाई बाई 2 नहीं समझ रहे हैं, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो देखिए एकरा में रखिए ओमेगा टी के जगह पर साइन पाई बाई 2। कुंडली इस पोजीशन में है ना, अब फ्लक्स ऐसे आ रहा है तो सबसे ज्यादा फ्लक्स कोई काटेगा कि नहीं। इस स्थिति में कुंडली है तो यहाँ से कोई इधर उधर चुंबक है, वो इधर चुंबक है, तो सबसे ज्यादा फ्लक्स को काटेंगे इस स्थिति में ना। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना है, ई नोट है। ठीक, तो इतना तक कुंडली घूम के आयल है ना, T/4 तक ले ना। देखिए जब कुंडली जब ऐसे हो जाएगा, कुंडली ऐसे हो जाएगा, तब फ्लक्स इस कुंडली में गुजर कहाँ रहा है, कुंडली खाली मोटाई से गुजरेगा ना, और जबकि ऐसे गुजरेगा तब ना काटेगा सबसे ज्यादा। अब तो फ्लक्स आ रहा है सब ऐसे, आई हो गया ऐसे, तो फ्लक्स सब पार हो जाएगा ना। तो देखिए उस सिचुएशन में चूंकि हाफ घूम गया है पूरा, क्योंकि यहाँ से घूमना शुरू किया था तो इतना में T/4 है, इतना पर T/2, तो पूरा हाफ घूम गया कुंडली, यानी कि जितना घूमने में समय लगता है आधा घूम गया है, तो T/2 समय हो जाएगा। और कोण के मान निकालिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से पाई आएगा। तो यहाँ पर चूंकि फ्लक्स सब गुजरेगा कहाँ से, कुंडली से। कुंडली यदि मोटा रहेगा तब नहीं से गुजरेगा, लेकिन कुंडलिया पतला रहेगा तो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा कहाँ से, तो सब सर से एने से पार हो जाएगा, फिर इधर से पार हो जाएगा, तो फ्लक्स तो गुजरेगा नहीं। तो में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, 0। ठीक, इस तरह से अब कुंडली जैसे कि यहाँ तक पहुँच चुका है, कुंडली अब ऐसे घूमेगा ना, तो यहीं से दिशा बदलता है तो घटता है। अब विद्युत वाहक बल काटता है फ्लक्स को, लेकिन विद्युत वाहक बल घटता है। तो उस समय 4 चक्कर में तीसरा स्थान पहुंच गया है, तो 3T/4 एंगल के मान यहाँ से निकाल लेंगे रख करके, इसी की जगह पर आ जाएगा आपका कितना, 3π/2। और साइन 3π/2 यानी कि साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री का मान -1 होता है, -1 से क्रम गुना होगा तो माइनस। ठीक, अब देखिए कुंडली इस स्थिति में था ना ऐसे, तो कुंडली फिर घूम करके एकदम पूरा एकदम आ गया फिर इसी स्थिति में अपना। ठीक, तो एक चक्कर पूरा लगा दिया, तो फिर नहीं फ्लक्स काटेगा ये, तो उस समय हो पूरा एक चक्कर लगा दिया, समय हो गया T या कोण हो गया 2π, तो फिर भी वाहक बल करना, यानी कि सबसे अधिक फ्लक्स उस सबसे इस स्थिति में फ्लक्स काटता है। ठीक ना, ऐसे रहेगा तो नहीं काटता है क्योंकि पार हो जाता है। ठीक, तो देखिए वही है कि सबसे अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है T/4 पर, और सबसे कम होता है 3T/4। दो केस में 0 होता है, ई में 0 होता है, जब नहीं घूम रहा है तो 0, जब आता है T/4 यानी कि आधा चक्कर लगा लेता है ऐसे हो जाता था, तो उस समय भी 0 होता है, जब पूरा चक्कर लगाता है उस समय भी 0 होता है। तो देखिए इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम दर्शाए हैं, जैसे विद्युत वाहक बल हम 0 से लिए हैं, ये तो समय को दर्शाया गया था ना। अब विद्युत फ्लक्स को 0 कैसे कर दीजिएगा, हाँ तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, वहाँ से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्लक्स का सबसे ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सबसे ज्यादा कौन पाया था, T/, तो ये होता है जैसे इस तरह से बढ़ रहा है पहले और फिर उसके बाद घटना शुरू करता है, तो ये पा गया मतलब कि 0, क्योंकि विद्युत वाहक बल जो y एक्सिस पर है समय, तो विद्युत वाहक बल जब भी 0 होगा तो x एक्सिस पर ना। तो देखिए इस तरह से घूमता है, तो सबसे अधिक विद्युत वाहक बल का मान होता है T/4 पर, और सबसे कम विद्युत वाहक बल मान होता है 3T/4 पर, इतना पर 3T/4 पर। एक चक्कर में विद्युत वाहक बल का मान, सॉरी हाफ चक्कर में, यहाँ से यहाँ तक लाया ना, तो T/2 पर देखिए विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 0 है। फिर इस तरह से बढ़ता है तो 3T/4 पर आता है आपका -e, और फिर एक चक्कर लगा देता है यहाँ तक ले विद्युत वाहक बल का मान। इस तरह देखिए इसको हम लोग कहते हैं आधा चक्कर, और फिर इसको भी कहते हैं आधा चक्कर, दोनों मिला के एक चक्कर, लेकिन ऊपर लगे कहते हैं धनात्मक अर्ध चक्र, और नीचे वाला कहते हैं ऋणात्मक अर्ध चक्र के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक ना, धनात्मक अर्ध चक्र में विद्युत धारा विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता है, और ऋणात्मक वाला में घटता है। तो डायग्राम दोनों बना लीजिए। चलिए इसके बाद आप लोग लिखिएगा
इस डायग्राम के नीचे लिखिएगा कि t बराबर 0 से, छोटका t बराबर 0 से t बराबर t/2, t बराबर t/2 की अवधि में विद्युतवाहक बल का मान धनात्मक रहता है। विद्युतवाहक बल का मान धनात्मक रहता है, जिसे धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं। जिसे धनात्मक अर्धचक्र कहते हैं तथा t बराबर t/2 से, तथा t बराबर t/2 से t बराबर t के बीच विद्युतवाहक बल का मान ऋणात्मक होता है। विद्युतवाहक बल का मान ऋणात्मक होता है, जिसे ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। जिसे ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। हो गया ना। t बराबर 0 से लेकर t बराबर 2 तक ले पॉजिटिव होता है, t बराबर t से लेकर के t तक ले में निगेटिव होता है। अब लिखिए आप लोग टॉपिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वोल्टेज मतलब विभवांतर होता है, ठीक ना। प्रत्यावर्ती वोल्टेज अंग्रेजी क्या होता है इसका? हाँ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। देखिए जैसे प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा होता है ना कि जो समय के साथ बदलते रहता है, एकदम सेम टू सेम वैसी होता है। लिखिए तो वैसा वोल्टेज जो समय के साथ बदलते रहता है। वैसा वोल्टेज जो समय के साथ बदलते रहता है उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। उसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। फार्मूला लिखिएगा नीचे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। देखिए जैसे कैसे हम लोग लिखे हैं, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा t, तो ये होता है आपका विद्युतवाहक बल। ये प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल होता है। एकदम सेम उसी के जैसा पर कौन होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है। चल इसके बाद लिखिए आवर्तकाल। आवर्तकाल जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा की दिशा जो कुंडली में परिवर्तित होती है ना, तो कुंडली के घूर्णन के कारण होता है। जैसे कुंडली जो होता है, एक जैसे कुंडली मान ली किस पोजीशन में है, तो इस देखिए इधर ही लहरपात ना, एक बार घूमने में इसको जितना समय लगता है वही समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। एक बार घूमने में जितना समय लगेगा वही समय आवर्तकाल। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर हैं, हम ही कुंडली हैं, इस तरह से है, तो हम पहले ऐसे घूमे, फिर यहाँ पर ऐसे घूमे, और फिर ऐसे घूमे, और फिर यहाँ पर ऐसे घूमे। एक बार घूमे में हमको जितना समय लगेगा वही समय आवर्तकाल कहलाएगा।
वही काम कुंडली भी करता है, लेकिन कुंडली तेजी से करता है, 1 सेकंड में 50 बार घूम जाता है, 21 सेकंड में। जो जनरेटर में कुंडली लगा होता है अंदर, जो बाहर आता है वो देखे होंगे, कुंडली जनरेटर के अंदर नहीं देखेंगे। आवर्त काल लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहते हैं। उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। आवर्त काल को कैपिटल टी से सूचित करते हैं। आवर्त काल को कैपिटल टी से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। क्या बोल रहे हैं कि कुंडली को घूमने में, प्रत्यावर्ती धारा को ना, प्रत्यावर्ती धारा थोड़ी घूमता है, घूमने का तो काम कुंडली को है, क्योंकि कुंडली जिस तरह से दिशा अपना बदलती है उसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा का भी दिशा उसमें बदलते रहता है। जैसे हम जो बोले हैं तो इसका मतलब ये है कि मान ली कि प्रत्यावर्ती धारा ई लगाया हाफ चक्कर, आई लगाया हाफ चक्कर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जितना समय लगेगा ना, तो वही समय उसका क्या कहलाता है, आवर्त काल। तो प्रतिवर्ती धारा थोड़ी चक्कर लगाता है, चक्कर तो आपका कुंडली लगाता है ना। कुंडली के चक्कर लगाने के कारण, कुंडली के घूमने के कारण विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होता है। तो एक्चुअल में डिफिनेशन होता है इसका कि कुंडली को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उस समय को आवर्त काल, तो कुंडली को कहेंगे तो कुंडली का आवर्त काल होगा, प्रतिवर्ती धारा कहेंगे। तो दूसरे शब्दों में लिखिए, कुंडली को एक चक्कर पूरा करने में, कुंडली को एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना समय लगता है उसी समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कुंडली और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के कुंडली और प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा दोनों का आवर्त काल, दोनों का आवर्त काल 1/50 सेकेंड बराबर 0.02 सेकेंड होता है। 1/50 सेकेंड को हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.02। कहने का मतलब कि इसे कुंडिया घूमता है ना, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 0.02 सेकेंड। एक चक्कर इसे लगाता है ना, इतना कम समय में लगा लेता है, सोच लो। अब लिखिए आवृत्ति। आवृत्ति देखिए, आवृत्ति क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु अपने गति के बार बार दोहराता है ना,
तो एक बार गति दोहराने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। 1 सेकंड में जितना बार उस गति को दोहराता है वही कहलाता है उसका आवृत्ति। जैसे मान ली कि इस तरह से चल रहा है प्रतिवर्ती धारा, 1 सेकंड में ऐसे गया, ई हो गया आप 1 चक्कर, ई हो गया 2 चक्कर, ई हो गया। तो 1 सेकंड में जय चक्कर लगा ले, जैसे 1 सेकंड में 50 चक्कर, तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज, 100 चक्कर, 100 हर्ट्ज। तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को ही लिख सकते हैं। तो लिखिए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में पूरा गए, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा 1 सेकंड में पूरा किए गए, 1 सेकंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। आवृत्ति को एफ से सूचित करते हैं, छोटा एफ लिखिएगा, सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। आवृत्ति को एफ से सूचित करते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, जिसे हर्ट्ज कहते हैं, देखिए 30 सेकंड में एक बार, ठीक ना? तो 1 सेकंड में कितना बार? 1/3 बार। हम बोले हैं कि 1 सेकंड में जो चक्कर लगाता है वही क्या कहलाता है? तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। तो यही से आवृत्ति की फार्मूला होता है 1/3। फार्मूला याद रखिएगा, बड़ा काम की है। तो F होता है आवृत्ति और T आपका होता है आवर्तकाल। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि कुंडली द्वारा 1 सेकंड में पूरा किए गए चक्रों की संख्या को कुंडली का आवृत्ति कहते हैं। अगर आवृत्ति कितना होता है मालूम है? प्रत्यावर्ती धारा का समय मालूम है ना आपको? ठीक है, टी अभी बताया ना है 0.02 सेकेंड। टी के मान रखिए यहाँ पर 0.02 सेकेंड, तो ऊपर 100 और नीचे बटा में 2, तो 100/2 कितना आएगा बच्चे? 50 हट जाएगा ना। चलिए फार्मूला लिख लिए हैं, तो इसके बाद नोट लिखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब यह है कि कुंडली 1 सेकंड में, इसका मतलब यह है कि कुंडली 1 सेकंड में 50 पूर्ण चक्कर लगाता है। 50 पूर्ण चक्कर लगाता है। समझे? 21 सेकंड में कोई बार? तो देखिए जैसे कि घूमता है बहुत स्पीड में ना, यानी कि 50 बार उसमें करंट आपकी कि हर एक चक्कर में धारा का मान 0 हो जाता है ना। तो फिर शुरू करेगा तो फिर धारा बढ़ेगा, फिर 1 चक्कर लगेगा तो धारा का मान 0। यानी कि 1 सेकंड में जो हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यूज कर रहे हैं घर में ना, तो 1 सेकंड में 50 बार बॉल जलता है और 50 बार बुझता भी है। लेकिन हम लोग यहाँ की कैपेसिटी 1/10 तक है कैच करेगा। एक कितना? 1/।
1/10 से जो कोई भी स्पीड में घूमता है वस्तु, तो हम लोग का आँख उसको सीधे समझता है, उसको डायरेक्ट नहीं कर पाता है। जबकि कितना बार आपका भुकभुका 1 सेकंड 50 बार जल भी रहा है और 50 सेकंड बुझ भी रहा है, लेकिन हम लोग के कुछ खोज खबर है ये नहीं है। मोबाइल के कैमरा जूम करके इस पर देखिएगा ना बॉल पर ना, आपको भुकभुकाते ही से नजर आएगा, क्योंकि मोबाइल उसको डिटेक्ट कर लेता है। हमारा आँख भले डिटेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मोबाइल के कैमरा इस बल्ब के सामने इसे कीजिएगा, जूम कीजिएगा, लगेगा कि भुक 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 वैसे कर रहा है। ठीक ना, चलिए अगला नोट लिखिए था। देखिए नोट है कि चूंकि हम लोग F = 1/t तो जान गए, और ओमेगा = होता है 2π/2 एक चक्कर के लिए। ऐसे ओमेगा बराबर हमको लिखा है तो थीटा/t नहीं जी, लेकिन जैसे एक चक्कर कुंडली घूम जाएगा तो एक चक्कर घूम जाएगा तो केंद्र पर कितना कोण बनता है, तो वही से थीटा का मान क्या लेते हैं, तो एक चक्कर के लिए है 2π/t, हर एक क्षण के लिए होता है। ये बालक देखिए इधर ओमेगा = इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2π/1/t करके लिख सकते हैं कि नहीं। 2π और 1/t की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा f नहीं। चूंकि देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं E बराबर, सुनिए E बराबर E0 साइन ओमेगा t नहीं। अब देखिए क्या कीजिए ना कि ओमेगा के जगह पर मान रख दीजिए E0 साइन, ओमेगा के मान कितना रख देंगे 2πf इंटू में t। ठीक ना, तो दोनों याद रखिएगा कि E बराबर E0 ओमेगा t भी होता है, E बराबर E0 साइन 2π ओमेगा t भी होता है। नोट कर लीजिए।